दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंसेस्टर्स, यंग मास्टर्स और टीआर सेट के सारे डिसाइपल्स मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से नए साल मना रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कई सारे खाने की चीज़ें इकट्ठा किया था और सभी ने कई सारे आतिशबाजी भी की थी, जिसकी वजह से वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टीआर सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एंसेस्टर्स यंग के साथ उनके डिसाइपल्स को देखते हैं। एंसेस्टर्स यंग अपने डिसाइपल्स के साथ चाइनीज का एक ही गेम खेल रहा था। हालांकि इस गेम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको पता हो तो बताना। जिसके बाद इस गेम को खेलते हुए एंसेस्टर्स यंग जीत जाते हैं, जिन्हें देखकर उसके डिसाइपल्स भी एकदम बहुत ही आसानी के साथ हार मान लेते हैं। ये देखने के बाद एंसेस्टर्स यंग काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जब मैं जीत ही चुका हूँ तो तुम सभी को रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया। इतना कहने के बाद एंसेस्टर्स यंग उन सभी को उनका पॉकेट मनी रिवॉर्ड के तौर पर देता है, जिन्हें देखकर एंसेस्टर्स यंग भी काफी खुश थे। तभी एंसेस्टर्स यंग बुफान से पूछता है कि मास्टर कहाँ पर है। बुफान वहाँ पर आकर बताता है कि मास्टर जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं। इस बात को सुनकर एंसेस्टर्स यंग अपने चेयर से उठता है। वही टीआर सेट के अंदर का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर उनके सामने 12 डिसाइपल्स की फॉर्मेशन रखे हुए थे। ये देखकर यानजू कहने लगती है कि ये फॉर्मेशन तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ब्रदर लिंग, जैसा तुमने कहा, ये पावर किसी अननोन पावर से लॉक किया गया है। पर जिंग कुछ खाते हुए कहने लगती है कि सिस्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि उन 12 डिसाइपल्स के पावर की वजह से ही यहाँ फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा। उनके पावर से ही ये फॉर्मेशन अभी तक लॉक किया गया है। लेकिन लिंग और यान जो इस फॉर्मेशन को आगे खोलने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनका नजर पड़ता है कि एक पावर ने उस फॉर्मेशन को दोबारा एक्टिवेट कर दिया। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एंसेस्टर यांग ने किया होता है। जो देखकर यांग कहने लगती है कि एंसेस्टर, आप तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपने अपने एक ही मूव से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। जबकि ड्रैगन किंग कहने लगता है कि मेरे बॉस के लिए तो एक मामूली सा काम है। जिसके बाद एंसेस्टर यांग अपने थ्रोन में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो कहने लगते हैं कि मास्टर, अब आप इन सभी को स्केयर्ड आर्टिफैक्ट के बारे में बता सकते हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उस हॉल में मास्टर जू भी आ गए थे, जो कि नाटक करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस स्केयर्ड आर्टिफैक्ट की बातें कर रहे हो। लेकिन इस बात को सुनकर बुफान, जो कि अपने मास्टर के साथ ही आ रहा था, वो खासते हुए कहने लगता है कि मास्टर, जूनियर ब्रदर को इसके बारे में पहले से ही पता है, तो बेहतर होगा कि आप झूठ ना बोले। इस बात को सुनने के बाद मास्टर जू काफी डरते हुए कहने लगता है कि अरे हाँ, मेरे प्यारे डिसाइपल्स, इस स्केयर्ड आर्टिफैक्ट के बारे में मुझे बस अभी ही याद आया, मैं तो इसे भूल ही गया था। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर यांग अपनी आंखों को गुस्से तरीके से मास्टर जू की तरफ ही देखने लगते हैं। ये देखने के बाद मास्टर जू तो काफी डर जाता है। हालांकि ये देखने के बाद मास्टर जू काफी डर तो गए थे, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि यह चीजें किसी से कनेक्टेड है। इस पर मास्टर जुयांग पूछता है कि क्या ये वही है जिसने कि हमारे टीआर सेट को धोखा दिया। पर मास्टर जू भी कहता है कि हाँ, वो तुम्हारे मास्टर का यानी मेरा पहला डिसाइपल था। अब इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर आए सारे डिसाइपल्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मास्टर जू का एक और भी सबसे पहला डिसाइपल भी था। लेकिन फिर मास्टर जू ने आगे बताता है कि उसका नाम शो यिन है। इस बात को सुनकर ड्रैगन किंग कहता है कि ये तो बिल्कुल मास्टर जुयांग की तरह ही लग रहा है। लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपने बातों को बीच में ही रोक लेता है। वो इससे आगे और कुछ बोलना नहीं चाहता था। जिसके बाद मास्टर जो ने आगे बताता है कि वो बिल्कुल यांग यानी कि एंसेस्टर यांग के तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट थे, जिससे कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता था। लेकिन मैं उस वक्त उसके ऊपर काफी ध्यान या फिर उसे गाइड नहीं कर पा रहा था, और जब तक मैं उसके पास आता तब मुझे एहसास हुआ कि वो पहले ही गलत रास्ते पे चल चुका है। अब इस बात को सुनकर सभी और भी हैरान थे। लेकिन तभी एंसेस्टर यांग कहता है कि क्या इसका लेना देना उन 12 डिसाइपल से भी है। इस पर मास्टर से आगे बताता है कि हाँ, उस वक्त ऐसे कई सारे चीजें हुए थी जिनके बारे में मैंने अभी तक जांच या फिर उनके बारे में पता नहीं लगाया। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि उन 12 ही डिसाइपल्स ने अपने स्केट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके एंशिएंट टीआर सेट को पूरी तरह सील कर दिया था, और मुझे उनके बारे में पता लगाने के लिए अपने डिसाइपल्स के साथ ये करना पड़ा। लेकिन फिर मास्टर यानी कि एंसेस्टर यांग कहता है कि ओ, तो इसी का मतलब
तुम अपने ही डिसाइपल्स का इस्तेमाल करके उनके बारे में पता लगाना चाहते थे। जो सुनकर तो मास्टर ज़ू एक बार दोबारा घबरा जाते हैं, लेकिन तब जिंग खाना खाते हुए कहने लगते हैं कि एंसेस्टर इसमें डांटने वाली कोई भी बात नहीं, ऐसा करने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहेंगे। जिस बात को सुनकर मास्टर ज़ू को सच में काफ़ी अच्छा लगता है कि उनके डिसाइपल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर एंसेस्टर जियांग कहने लगते हैं कि तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार इन स्केल्ड आर्टिफैक्ट के पास इस ऐसा कौन सा पावर है। लेकिन इससे पहले कि मास्टर ज़ू कुछ और भी बता पाते, अचानक उस फॉर्मेशन में बहुत ही अजीब तरह से हलचल होने लगते हैं। उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलता है जो कि बाकी सारे डिसाइपल्स को काफ़ी दूर करता है। लेकिन इससे पहले ही एंसेस्टर जियांग उन सभी डिसाइपल्स को अपने पावर से स्टेबलाइज कर देता है, जिसके बाद एंसेस्टर जियांग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करता है जो कि अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। और एंसेस्टर जियांग बहुत ही जल्दी उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में भी कर लेते हैं। के बाद एंसेस्टर जियांग मास्टर ज़ू से पूछता है कि क्या शो इन इस पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। मास्टर ज़ू बताता है कि हाँ, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, साथ ही साथ उसके पास प्राइमडाइल शोस पावर्स है, यानी कि वो पावर जिसके अंदर से हर एक जीवन जिंदा होता है, हर कोई जीवित यानी कि जिंदा जन्म लेता है। जिस बात को सुनने के बाद अफेन से काफी हैरान होकर कहती है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो पावर तो हमारे बॉडी की भी अंदर है। इसका मतलब शो इन काफी दूर से भी हमारे बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो प्राइमडाइल शोज वाले पावर को कंट्रोल करने की पावर है। इस पर मास्टर ज़ू बताता है कि हाँ, वो पावर काफी साफ पावर होता है। असल में उस पावर के जरिए हमारा बॉडी हेवन के रास्ते पर चल सकता था, लेकिन शू ने उसे कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर मास्टर ज़ू आगे के बातों को कहते हुए थोड़ा रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो और कुछ बताना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो इस बात को ये पर छोड़ते हुए कहने लगता है कि नए साल को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मैंने तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और इसके अलावा और मुझे उन सब बारे में बात नहीं करना। मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि TR-9 अभी ठीक है और तुम लोग सही सलामत हो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन तभी अचानक मास्टर जियांग कहने लगता है कि कोई भी मेरे होते हुए TR-9 को चोट नहीं पहुँचा पाएगा। और इतना कहने के बाद मास्टर जियांग कहने लगता है कि मैं उन हर एक डिसाइपल्स को एक एक करके ढूंढ कर बाहर निकालूंगा जिसने कि एंड से एंड TR-9 को सील किया था। और फिर इतना कहने के साथ साथ एंसेस्टर जियांग उस फॉर्मेशन को सरपास करने की ट्राई करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी खतरनाक तरह का एनर्जी रिलीज होने लगता है। ये देखकर यांग कहती है कि इस फॉर्मेशन में लगभग 12 लेयर्स हैं और हर एक लेयर के अंदर अलग ही तरह के पावर ऑफ लॉस है। लेकिन इसी के साथ हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जिन्होंने कि उस सेकंड लेयर को खोल दिया था और साथ ही साथ उन्होंने इस फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर लिया होता है। लेकिन तभी अचानक उस फॉर्मेशन के अंदर से एक एनर्जी डायरेक्टली मास्टर ज़ू की तरफ इशारा करने लग जाता है। ये देखने के बाद मास्टर ज़ू थोड़ा दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह एनर्जी उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था। ये देखने के बाद सभी काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये पावर ऑफ लॉ उन्हीं के ऊपर इशारा क्यों कर रहा है। साथ ही साथ ये देखकर तो चू फैंग काफी गुस्सा कर कहने लिया कि मास्टर, आखिरकार आपने हमारा TR-9 को चोट कैसे पहुंचाया। हालांकि इसमें चू फैंग की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो पावर ऑफ लॉ बिल्कुल उन्हीं के ऊपर इशारा कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि एंसेस्टर यानी कि मास्टर ज़ू ने TR-9 को चोट पहुंचाया है। लेकिन फिर सीनियर बुबाम से रोक, हालांकि उनकी बातों को सुनने के बाद उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर एंसेस्टर जियांग बताता है कि असल में उनकी चोट की वजह से ही ये पावर ऑफ लॉ उन्हीं के ऊपर ही इशारा। लेकिन साथ ही साथ अब उससे भी इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि आखिरकार मास्टर ज़ू को वो डिसाइपल्स कैसे चोट पहुंचा सकते हैं, कि हालांकि उनके पावर्स को सील दिया गया है, लेकिन फिर भी मास्टर ज़ू इतना कमजोर नहीं है कि वो 12 डिसाइपल्स उन्हें चोट पहुंचा सके। और इसी की वजह से वह उन्हें ये बात समझ से देर नहीं लगती कि शुआइन ने ही मास्टर ज़ू को इस तरह से चोटिल किया है, क्योंकि उनके डिसाइपल्स में इतना हिम्मत नहीं कि वो स्केल्ड आर्टिफैक्ट को लेकर भी मास्टर ज़ू को किसी भी तरह से चोट पहुंचा सके। ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है शुआइन, यानी कि मास्टर ज़ू का पहला डिसाइपल, जो कि मास्टर ज़ू से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही मास्टर ज़ू को इस तरह से चोट पहुंचा सकता है। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग अपने थ्रोन से उठते हुए कहने लगता है कि किंग शू, अब मैं TR-9 को तो
तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूँ, तुम इसे अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग अपने डिसाइपल्स को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मास्टर जियांग मास्टर जू के इंजरीज को हील करते हुए कहने लगते हैं कि जब आप इतने ज्यादा इंजरीज हो चुके हो तो थोड़ा आराम। इसी के साथ ही यहाँ से सीन बदलता है और हमें स्पिरिट विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डीमन किंग लिंगो को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होते हुए उस ओल्ड मैन यानी कि कह रहा था कि आखिरकार हमारा मास्टर कब बाहर आएगा, जियांग ने मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी मार दिया। इस पर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मास्टर ने हमें रूल के मुताबिक ही चलने के लिए कहा है और इसी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ। जबकि डीमन किंग यह देखकर काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अगर ओल्ड मैन मास्टर यहाँ पर नहीं आया तो आज से मेरा रिश्ता उससे खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देता है, वो कहने लगता है कि क्या सच में, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पर एक एनर्जी टोर्नेडो काफी खतरनाक तरीके से आ जाता है, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण पूरी तरह से खतरनाक हो जाता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर वही डार्क वाला बंदा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड शो यिन था। वो काफी खतरनाक दिखने लगता है, उसका बॉडी पूरी तरह से डार्क मैटर से भरा हुआ था और उसी का यही लुक काफी खतरनाक भी बनता जा रहा था। जिसके बाद शुइन कहने लगता है कि अब नया साल बीत ही चुका है तो वक्त आ चुका है कि हम जिया को उसका गिफ्ट दे दें। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।